चलिए बच्चों, सो द नेम ऑफ द टॉपिक बच्चों, ये जो टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें आपके एग्जाम की, तो इस टॉपिक का वेटेज नॉर्मली 5 to 10 मार्क्स का जो है इस टॉपिक का वेटेज होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस हमने ढेर सारी की है। आई थिंक वी हैव रिटन ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हमारे लिए मैटर क्या करेगा इस चैप्टर में बच्चों? अगेन मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अब आप चीजों को रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिएगा कि आपको लगे कि नहीं यार मैं रट्टा मार लूंगा और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ऐसा मत कीजिएगा। मतलब थोड़ा सा आप चीजों को समझ के अगर रट्टा मारें तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। तो रट्टा मारना बिल्कुल गलत नहीं है इस टॉपिक में, बट चीजों को समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। नेवरदलेस हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये बेसिकली शुरू में जो डेफिनेशंस हैं, ये बिल्कुल आप शुरुआत के तौर पे मत कीजिएगा। पहले अपन चैप्टर शुरू करेंगे एंड देन विल सी ऑल द थिंग्स। चलिए बच्चों, सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? यहां पे हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी गवर्नमेंट को पावर मिलती है एफडीआई की पॉलिसी बनाने के लिए, और ये पावर हमारी गवर्नमेंट को मिलती है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। ठीक है, सो हमारी सरकार को बच्चों एक प्रकार से हमने पावर दे रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज करके फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। तो इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के बाहर से, नाउ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है, इसका अगर मैं एकदम सिंपल वे में बताऊं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंटिटीज या रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इनटू इंडियन एंटिटीज। तो इंडियन एंटिटीज में फॉरेन से अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें, एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देन एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देन एक होता है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, सो विल बिगिन। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बहुत इजी वे में इस टॉपिक को वी आर गोइंग टू रिवाइज, मतलब यहाँ पे हम कोई हड़बड़ी नहीं करने वाले, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे। तो आप लोग भी रात को अपनी जो भी डे की पढ़ाई है, कल से तो आप लोगों को पूरा दिन मिलने वाला है पढ़ने के लिए, तो अभी अच्छे से टारगेट सेट करके पढ़ाई कीजिए। रात को एक दो घंटे हम लोग रोज मिलते रहेंगे बच्चों, टिल द डे ऑफ योर एग्जाम्स। राइटिंग प्रैक्टिस विल कीप ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, देन मैराथन्स के डेट्स भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग भले ही डे टू डे रिवीजन ना करें, अपन रोज तो मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैराथन्स भी अटेंड करने हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिए। बट अभी लेट्स, अगले 15 डेज जो है या अगले 10 डेज है, हम आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अगले 10 डेज का मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, ग्रुप 2 का आपको कैसे करना है। चलिए, एनीवे, सो आपकी आईसीएसआई सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकती है बच्चों यहां से कि हु कैन मेक एफडीआई इन इंडिया। भारत में एफडीआई कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो सबसे पहला बच्चों, नॉन रेसिडेंट एंटिटी। नॉन रेसिडेंट एंटिटी बेसिकली इंडिया के बाहर जो एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है उन सारे सेक्टर में जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, उन्हें छोड़कर, मतलब जिन सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है उनको छोड़ के इंडिया की बाहर की एंटिटी किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरा बच्चों, अगर इन्वेस्ट करने वाली एंटिटी उस कंट्री की है, या फिर जो एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है उसका बेनिफिट उस कंट्री के इंसान को मिलने वाला है जो कंट्री इंडिया के लैंड साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो याद रखना, जितनी भी बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज हैं, अगर उन कंट्रीज को हमारी कंट्री में एफडीआई करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, अप्रूवल रूट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ऑटोमेटिक रूट के अंदर नहीं कर सकती। पाकिस्तान
के सिटीजन्स और पाकिस्तान की एंटिटीज बिल्कुल इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं अप्रूवल रूट के अंदर। डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है उनको छोड़कर बाकी ये सेक्टर में पाकिस्तान के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के अंदर। उसके बाद एनआरआई प्लस सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान ये भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। कहने का मतलब है ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल नेपाल और भूटान के लोग या फिर एनआरआई जो इंडिया के बाहर अगर उनको रिलायंस के शेयर खरीदें तो उनको प्रॉपर फॉरेन से इनवर्ड रेमिटेंस करना पड़ेगा, मतलब फॉरेन से करेंसी इंडिया में भेजनी पड़ेगी, मतलब फॉरेन करेंसी उनको इंडिया में भेजनी पड़ेगी, उनको फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में रेमिट करना पड़ेगा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। उसके बाद फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये क्या कर सकते हैं, 100% स्टार्टअप्स की 100% क्या कर सकते हैं बच्चों, फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये बच्चों क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टार्टअप्स की 100% क्या कर सकते हैं बच्चों, फंडिंग कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स प्लस एनआरआई ये भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर बच्चों, अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसके थ्रू एनआरआईज एज वेल एज फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडियन एंटिटीज में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनआरआईज बच्चों पेंशन फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया के बाहर के जो एनआरआईज हैं, जो एनआरआईज इंडिया के बाहर रहते हैं वो पेंशन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन पेंशन फंड में जिनको पीएफआरडी रेगुलेट करती है, और यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा उनको वो अपनी कंट्री में रिपाट्रिएट कर सकते हैं, वो अपनी कंट्री में लेकर जा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को हमने क्या कर दिया है बच्चों, डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। लेकिन बच्चों जो एस्ट वाइल ओसीबीज हैं, एस्ट वाइल ओसीबी का मतलब क्या है, जिस डेट को आई थिंक जिस डेट को ये पॉलिसीज आई थी उस डेट को जो ओसीबीज थी, जिन ओसीबीज में सोसाइटी हो सकती है फॉरेन की, ट्रस्ट हो सकती है, जिसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किसके पास है, एनआरआईज के पास है या फिर इंडियन एंटिटीज के पास है, वो एस्ट वाइल ओसीबीज, पुरानी ओसीबीज जो उस डेट को एग्जिस्ट कर रही है, जिस डेट को ये पॉलिसी आई थी, वो इंडियन एंटिटीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं एफडीआई पॉलिसीज के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों एग्जाम में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो एफडीआई से आ सकता है, जो लाइकली है एग्जाम में पूछा जाना, दैट इज यही है कि इंडिया में एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत हु आर एलिजिबल इन्वेस्टर्स। सो एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है, तो ये पहला क्वेश्चन होगा। जनरल पॉइंट्स, तो यहाँ पे अगर आप याद रखिए, अगर मैं यहाँ पे कहीं गवर्नमेंट अप्रूवल बोलूं या फिर अप्रूवल रूट बोलूं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो अप्रूवल जो अपने को लेना होता है वो किससे लेना होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होता है। ठीक है, ऑप्शनली और पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, इनको अपन क्या मानेंगे बच्चों, इनको अपन हाइब्रिड सिक्योरिटी मान सकते हैं। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बच्चों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी। अगर कंपनी है तो उसके इक्विटी शेयर्स, और अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है तो उसमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हेनेवर आई से नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सेक्टरल कैप मतलब, सेक्टरल कैप का मतलब एक लिमिट, जिस लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी में एफडीआई एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेक्टरल कैप जो है वो कौन बनाता है बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टरल कैप डिसाइड करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से ना। तो ये अपना पहला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ विल कम टू एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज? हाँ जी स्नेहा बेटा, एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज का मतलब क्या होता है? हाँ जी रेशो, एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज का मतलब क्या होता है? कौन कौन एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए? बेटा वो तो इन्वेस्टर हो गया, इन्वेस्टी मतलब जो कि इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टी, इन्वेस्टी
जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो सर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यस, हाँ तो वो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो बट बेटा उसके बगल में लिख लीजिए। देखिए एकदम, अभी देखो एक चीज याद रखो, तुम्हारा डॉक्टर सबसे अच्छा इलाज कब कर सकता है? जब तुम डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो बच्चों ये जो आने वाला 1 महीने का पीरियड है, प्लीज इसमें बच्चों हमेशा याद रखना, लेट्स डू अ टीम वर्क, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोगों को अगर क्लियर होना है तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिए बच्चों। मतलब आप यकीन मानिए ये चीज इतनी अच्छी है अपनी क्लास में कि यू नो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। क्योंकि देखो अगर आप अभी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी एग्जाम तक प्रॉब्लम ही रहे और आप एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों। तो इफ यू कुड टेल मी योर प्रॉब्लम राइट नाउ कि सर मेरे को आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है, वी वुड डेफिनेटली टेक, वी स्टिल हैव 1 मंथ बच्चों। 1 महीने में ना अपन आग लगा सकते हैं बच्चों। जैसे आज मैं क्लास में 4-5 बच्चे आए थे आज, तो उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि सर हमको एफडीआई में प्रॉब्लम आ रही है। सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग यूट्यूब रिवीजन वो तो मैं ले लूंगा, बट मैंने बोला कि एक लंबा सेशन लेते हैं अपन, 3-4 दिन का सेशन रखते हैं जिसमें अपन एफडीआई को ना एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा पोर्शन रिवाइज कीजिए, अपन एफडीआई को लेट्स फिनिश इट, खत्म करो साले को, ठीक है? तो अगेन, तो ये जो अपने स्विंग चैप्टर से जो खतरनाक वाले चैप्टर एफडीआई हो गया, जहाँ पे आपको डर लगता है ओडीआई हो गया, तो ये चैप्टर्स को ना मैं बहुत अच्छे से आपको मैं करवा के दूंगा बेटा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई, सक्षम कुछ नया बोलेगा तू, मेरे को नहीं पता क्या ये लेंदी है? नहीं नहीं, डोंट बी सॉरी, बट आई नो, आप मुझे कुछ ऐसी चीज बताइए जो मुझे नहीं पता है। सबको पता है चैप्टर लेंदी है, एंड दैट्स द रीजन आई एम लाइक हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज, तो जितने भी फॉरेन वाले चैप्टर्स हैं, जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई, अपना एफडीआई हो गया, अब फेमा आई थिंक इजी है, बट फेमा हो गया, जितने भी फॉरेन वाले चैप्टर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से करेंगे बच्चों, ठीक है? सो यू आर नॉट सपोज टू बी वरीड, ठीक है? मतलब मैं आपके लिए ईसीआईपीएल विल इतना इजी बना दूंगा दैट एवरी वन ऑफ यू वुड स्कोर मोर देन 60, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं आपको सुबह बता दूंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप वो चैप्टर एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, सो हु कैन रिसीव एफडीआई? सो फॉरेन एंटिटीज कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो सबसे पहला, एनआरआई इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो बेसिकली एनआरआई ही मान लीजिए, क्योंकि एनआरआई की डेफिनेशन में पीआईओ को भी इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया के बाहर रहने वाले लोग क्या इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में। कैन दे मेक इन्वेस्टमेंट? यस। फंड किसके थ्रू आएगा? ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू आएगा। उसके बाद रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, फार्म हाउस में इन्वॉल्व होनी नहीं चाहिए अगर आपकी फर्म, यस। और जो भी फंड ये लोग इन्वेस्ट करेंगे एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये पैसे इंडिया के बाहर रिपाट्रिएट नहीं कर सकते। इंडिया मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसा इंडिया में लॉक हो जाएगा। अगर आपको इस पैसे को इसके ऊपर रिटर्न विटर्न इंडिया के बाहर लेके जाना है तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी है, पहला हो गया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बाय, अभी तो हमने, तो पहले पॉइंट में हमने एनआरआई और पीआईओ को देखा। नाउ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो एनआरआई नहीं है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसका अप्रूवल लगेगा इनको? आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेरे ख्याल से मैंने अपने नोट्स में भी डाला हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मतलब ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये पास्ट एग्जाम में 2 से 3 दफा ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? सो आपकी एक एलएलपी है इंडिया में, आपने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है, क्या वो एलएलपी एफडीआई एक्सेप्ट कर सकती है? ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकती है, नीचे लिखी हुई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, आपकी एलएलपी ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करना चाहिए जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के अंदर, प्लस कोई भी परफॉर्मेंस लिंक कंडीशन नहीं है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर 100% रिसीव कर सकती है, उस सेक्टर में आपकी कंपनी एलएलपी काम करती है, और कोई परफॉर्मेंस लिंक गवर्नमेंट ने कंडीशन नहीं डाली हो कि भाई तुमको एलएलपी रिसीव एफडीआई रिसीव करना है, तुमको इतना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो कोई कंडीशन नहीं डाली है। दूसरा, एलएलपी को जो पैसा मिलता है एलएलपी उसको डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जिस एलएलपी ने पैसे रिसीव किए वो एलएलपी उस
पैसे को किसी दूसरी एलएलपी को या दूसरी सब्सिडरी एलएलपी को या किसी कंपनी में ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट एलएलपी रिसीव करेगी, सॉरी, जो भी डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एलएलपी करेगी, एलएलपी एक्ट को उसको क्या करना है, कंप्लाई करना है। और जिस एलएलपी जिसने पैसे लिए फॉरेनर से और वो जिस दूसरी एलएलपी में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो एलएलपी भी उस सेक्टर में शामिल होनी चाहिए जो 100% एफडीआई वाले सेक्टर में काम कर रही है। उसके बाद बच्चों, जिस एलएलपी ने पैसे रिसीव किए हैं वो एलएलपी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिसने क्या लिया है, एफडीआई लिया है, वो एलएलपी में भी कन्वर्ट हो सकती है। शर्त यही है कि ये उस सेक्टर में होनी चाहिए जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये सारे प्रोविजन आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा एलएलपी में, जो एलएलपी का आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब एलएलपी अपना स्टेक बेचेगी फॉरेनर्स को, तो जो पैसा इंडिया में आ रहा है, तो एलएलपी का एक फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए जो प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट करेगा बच्चों, या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन दिस इज द क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखे हैं। अच्छा, सबकी क्वेश्चन आंसर बुक एकदम परफेक्टली, बेटा सबकी क्वेश्चन आंसर बुक एकदम रेडी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, रेडी है। ग्रेट। रेशो आपकी तो रेडी है। रेशो, आप लास्ट में क्लास से अचानक से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई के लिए सीरियसनेस खत्म तो नहीं कर दी आपने? नहीं सर, मैं घर चली गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो। ओके ओके, और बोथ ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो? बोथ ग्रुप दे रहे हूँ सर। दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर कि आप ग्रुप 2 तो क्लियर कर लोगे, मतलब फर्स्ट ग्रुप में तो मैंने आपका उतना परफॉर्मेंस देखा नहीं है, बट ग्रुप 2 आप क्लियर कर लोगे। बट अगेन वही है, आपको और सबको मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप सब लोग अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हैव अ गुड डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए बच्चों, ठीक है? सो बस ये चीज ध्यान में रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर डाइट, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बीमार नहीं पड़ना है बच्चों, ठीक है? तो बाकी सब पास हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से आप में से कोई भी फेल नहीं हो सकता, चाहे सीएमएसएल हो, ईसीआईपीएल हो, टेक्स हो, ठीक है? तो और जिसके बैकलॉग्स वगैरह बचे हुए हैं बच्चों, प्लीज इंश्योर करो कि बैकलॉग्स खत्म हो जाए, क्योंकि वो बैकलॉग सबसे बड़ा चैलेंज है। एनीवे, नाउ एफडीआई इन ट्रस्ट। सो इंडिया में कोई ट्रस्ट है, उसमें एफडीआई याद रखना, एफडीआई ट्रस्ट में अलाउड नहीं है। सिर्फ हाँ, वेंचर कैपिटल फंड, एफपीआई, जो इंडिया में फंड, वेंचर कैपिटल फंड जो सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, वो एफडीआई रिसीव कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, ये एफडीआई रिसीव नहीं कर सकते। नाउ इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। बेसिकली इंडियन वेंचर अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? एक इंडियन कंपनी है जो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या नहीं है, लिस्टेड नहीं है, जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, और ये वो आर्टिकल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। बेसिकली ये एक स्टार्टअप कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी है, जिसमें ये जो अपने फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल? इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैंने आपको बताया था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो, देन आपका फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो, ये सब का काम यही है कि ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट होते हैं, फॉरेनर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ये इंडियन कंपनीज में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब क्या है? आरईआईटी को इंक्लूड करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इंक्लूड करोगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को, आप इन सबको रेगुलेट करोगे, ठीक है? इन सबको इंक्लूड करोगे इन्वेस्टमेंट व्हीकल की डेफिनेशन में। एफडीआई है इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो बिंदास एफडीआई रिसीव कर सकते हैं। मतलब इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनेगा उसका काम ही है फॉरेनर से इन्वेस्ट करके उसको इंडिया में डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करना, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना। नाउ एफडीआई इन स्टार्टअप कंपनी बच्चे, ये भी एग्जाम में कई दफा आ चुका है कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है और इट्स अ स्टार्टअप कंपनी और उसको एफडीआई रिसीव करना है। तो इसमें मैंने आपको क्लास में बताया था कि एफडीआई जो स्टार्टअप्स बेसिकली हैं, तो उसमें आपको एक दो पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स लिखने हैं, सेक्टर्स वाले पॉइंट्स लिख देंगे, बाकी सारा तुरंत आपका डिस्कशन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कन्वर्टेबल नोट्स, क्योंकि एफडीआई को जो स्टार्टअप्स को जो मेजर फंडिंग आती है वो कन्वर्टेबल नोट्स के माध्यम से आती है, इफ यू रिमेंबर। तो ध्यान से बच्चों, तो स्टार्टअप्स जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उनको अगर एफडीआई रिसीव करनी है तो क्या कंडीशंस उनको फुलफिल करनी है, देखिए प्लीज। सो इंडिया के बाहर का इंसान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान बांग्लादेश की एंटिटीज को छोड़ दो,
ये सब लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्टेबल नोट्स परचेज कर सकते हैं। 25 कन्वर्टेबल नोट सिंगल ट्रेंच में, मतलब एक कन्वर्टेबल नोट एक बार में कम से कम कितने के बच्चों, कम से कम आपको 25 लाख रुपए सिंगल ट्रेंच में जितने भी कन्वर्टेबल नोट्स होंगे, कम से कम 25 लाख रुपए एक बार में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। दूसरा, स्टार्टअप कंपनी जो ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व है, काम करती है जो अप्रूवल रूट के अंदर आता है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद स्टार्टअप कंपनी जो फॉरेनर्स को कन्वर्टेबल नोट इश्यू करती है, वो पैसे कैसे लेगी कन्वर्टेबल नोट्स के अगेंस्ट, नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, या फिर डेबिट टू नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं फॉरेनर्स के इंडिया में जो अकाउंट होते हैं, उससे आप पैसे डेबिट कर लो, या फिर एस्क्रो अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद एनआरआईज भी कन्वर्टेबल नोट, स्टार्टअप के द्वारा इश्यू किए गए कन्वर्टेबल नोट्स एनआरआई भी परचेज कर सकते हैं। और एनआरआईज अगर चाहें तो नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे भी परचेज कर सकते हैं। और अगर वो, आप सबको पता है, अगर एनआरआई नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस में इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है बच्चों। ठीक है। उसके बाद कन्वर्टेबल नोट किसी इंडियन के पास है, मतलब कोई इंडिया के बाहर का इंसान, जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टअप कंपनी से डायरेक्टली कन्वर्टेबल नोट्स ले, किसी वो इंडियन से भी क्या कर सकता है, उसको अक्वायर कर सकता है। उसके बाद आपको आरबीआई को क्या करनी है, रिपोर्ट्स वगैरह फर्निश करनी है। ठीक है। तो ये हो गया। एफडीआई इंडियन कंपनीज मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये भी इन्वेस्टी है, ये भी एफडीआई एक्सेप्ट कर सकती हैं, और ये एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से एक्सेप्ट कर सकती हैं। और ऊपर लिखी हुई एंटिटीज के अलावा कोई भी एंटिटी एफडीआई एक्सेप्ट नहीं कर सकती बच्चों। तो ये हमारा एक जनरल इन्वेस्टी एंटिटीज हो गई कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो एफडीआई एक्सेप्ट कर सकती हैं। या ये क्वेश्चन था, अगेन पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। ठीक है। तो एक ही चीज याद रखना बच्चों, आपको कोई भी अभी जब एग्जाम का टाइम आता है तो अचानक से बच्चों नोट्स मांगने का काम शुरू हो जाता है, स्कैनर्स मांगने का काम शुरू हो जाता है। तो प्लीज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी 100+ क्वेश्चंस लिखे हैं क्लास में। सो आप लोगों को कोई भी, क्रेशु 100+ हुए कि नहीं बेटा? यस सर 120 हुए हैं। ओके, 120 क्वेश्चंस अपन ने ऑलरेडी क्लास में लिखे हुए हैं। और सीएमएसएल में कितने हो गए? सीएमएसएल में भी सर 120 के अराउंड ही है, उससे ज्यादा है पर। गुड 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 बेटा। सीएमएसएल में वो क्या, अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए ना, इसलिए वो म्यूचुअल फंड के ज्यादा थे इसलिए। एग्जैक्टली। तो म्यूचुअल फंड और ये तुम लोग को तो कैपिटल मार्केट। हाँ, तुम लोग को तो स्पेशली थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, इतने सारे ऑप्शंस की प्रॉब्लम तो मैंने जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं कर पाए। बट एनीवे, मैं बोल रहा हूँ आते ही 10 मार्क का, तो 10 मार्क अपने बिल्कुल झोली में आएंगे। मैं वही बोल रहा था कि अभी स्कैनर कहीं और से जुगाड़ करना, कुछ भी नहीं करना है बच्चों अपने को। कई लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, कुछ भी नहीं, मैंने आपको सब कुछ लिखवा के दिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे अपन ने सॉल्व किए, सारे टाइप के। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। तो आपको कुछ भी कहीं का कोई भी मटेरियल नहीं, सिर्फ अपने क्लास का मटेरियल आपने अच्छे से पढ़ लिया, और जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाए उससे अपनी, और लिखना भी नहीं है, अब राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोई वो है ही नहीं, इतना लिख लिया आपने बस। हाँ, एक ही चीज याद रखना, लैंग्वेज पे फोकस करना अभी। और अभी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, प्लीज सारे लोग अभी टेस्ट दो, 11 तारीख को टेस्ट है, तो प्लीज उसके लिए अपियर करना। चलो, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में किसी का भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है आरबीआई को, और जहां पे जरूरत पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट रूट, यहाँ पे आपको किसका अप्रूवल लेना है, कंसर्न मिनिस्ट्री का। ठीक है, एफआईपीबी का सिस्टम तो खत्म हो गया है, तो भले ही लिखा भी है तो भी आपको किसका अप्रूवल लेना है, कंसर्न मिनिस्ट्री का। नाउ इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्या है बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर और एक्टिविटीज अंडर गवर्नमेंट रूट विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल हियर। मतलब आपकी कंपनी किस एक्टिविटी में है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो एंटिटी है, वो बेसिकली इज इनटू ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिस एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है। मतलब मेरी कंपनी है, मेरी एलएलपी है, वो ऐसी एक्टिविटी में है जिसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की, जैसे मीडिया कंपनी है फॉर एग्जांपल, हमको गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत हमें कब लगेगी? ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी एंटिटी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के अंदर है तो हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लगे। सो गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता हमें कब होगी? सो ध्यान से देखिए, ओनली इन द केसेस मेंशन बिलो। सो
1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये 8 के 8 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैं 3-4 पॉइंट्स तो एकदम सिंपल, 2-3 पॉइंट्स तो आप एक ही चीज में याद रखिएगा बच्चों। सीधी बात है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडियन एंटिटी के मेजॉरिटी शेयर्स या फिर इंडियन एंटिटी का कंट्रोल नॉन रेसिडेंट एंटिटी को ट्रांसफर हो रहा है तो गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन एंटिटी का कंट्रोल अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद इंडियंस के पास ही रहने वाला है, इन गाइडलाइंस के हिसाब से विद सम एक्सेप्शंस, आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना है। नंबर 2, एनआरआई के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, एनआरआई के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट अगर वो नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे है तो उसको भी आप क्या नहीं मानेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फॉरेनर्स अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट तो उसको भी आप क्या नहीं मानेंगे बच्चों, उसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे और उसके लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना नहीं है। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम सबको काउंट करेंगे बच्चों, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एनआरआई करे चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एनआरआई अगर कैसे करता है, नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनआरआई स्टार्टअप के कन्वर्टेबल नोट्स एक्वायर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर कन्वर्टेबल नोट्स किसी इंडियन स्टार्टअप से भी खरीद सकते हैं और किसी दूसरे रेसिडेंट इन इंडिया से भी परचेज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद स्टार्टअप जो भी कन्वर्टेबल नोट्स वगैरह इशू करती है उसको आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो बच्चों ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल पॉइंट है। उसके बाद अच्छा, एफसीसीबी के थ्रू, एडीआर के थ्रू और जीडीआर के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल आल्सो नॉट बी काउंटेड इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अप्रूवल नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट्स आपने इतने याद कर लिए तो आपका ये आंसर आपका एग्जाम में बन जाएगा। 3 से 4 पॉइंट तो कन्वर्टेबल नोट्स के यहाँ पे। प्लीज बोलिए बेटा। सर जो क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द एंट्री रूल्स फॉर एफडीआई इन इंडिया एंड अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन पॉलिसी। तो क्लास के वक्त अप्रूवल रूल के अंदर आपने ये बात इन्फॉर्म किया था कि सजेस्टेड आंसर में सिर्फ 2 ही रीजन लिखे हुए थे। तो Okay. तो ये 6-7 में से कितना लिखना है? अगर सिर्फ 2 ही चाहिए तो देखो यार, एक चीज याद रखो, ईसीआईपीएल में ना जैसा जो स्ट्रेटेजी अपन ने जेआईजीएल में फॉलो की थी कि जितना ज्यादा रेलिवेंट हम लिख सकते हैं उतना हम लिख सकते हैं ईसीआईपीएल में। यहाँ से 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे, दैट वुड बी गुड। 2 पॉइंट याद आए तो 2 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई कीजिए कि जितना ज्यादा आप लिखें दैट वुड रियली बी बेनिफिशियल, ठीक है। चलिए, अरे रविन, आपका कोई गुड न्यूज आने वाला था, क्या हुआ? हाँ सर, अभी है, अभी जस्ट 1 मंथ है अभी, दिसंबर फर्स्ट। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। भगवान बहुत अच्छा करेगा आपके साथ। चलिए नाउ, अब बच्चों अब हम बात करेंगे किसके बारे में? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और इसको हम बहुत प्यार से और आसानी से, जैसे मैंने नोट्स में बहुत इजी वे में करके बताया बच्चों। आईसीएसई की मॉडल में तो ये काफी ज्यादा है, और ज्यादा तो है बट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में बताएं। सो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है। 4-5 अपने पॉइंट्स एकदम अपन इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ध्यान देखिए, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सो इट इज डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन एंटिटी। सो एक मैं अगर आपकी याददाश्त ताजा करनी है तो इट इज एक्स लिमिटेड। इसमें किसी इंडिया के बाहर की एंटिटी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है, एफडीआई किया है। एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड इज एन एंटिटी जिसने ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है। अगर वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, वाई लिमिटेड को ट्रांसफर करती है, तो हम ये मानते हैं वाई लिमिटेड को फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें थी कि इसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, इंडियन एंटिटी के पास होना चाहिए, फॉरेन एंटिटी के पास होना चाहिए। हाँ जी, इसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, इंडियन एंटिटी के पास या फॉरेन एंटिटी के पास? फॉरेन एंटिटी। वेरी नाइस, Foreign फॉरेन entity, एंटिटी, sir. यस। अगर इसका कंट्रोल इंडियन एंटिटी के पास है तो इसका
ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो उसको हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे केसेस में नहीं मानते, ये ध्यान में रखिएगा। चलो देखते हैं। तो डाउनस्ट्रीम, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तो जैसे यहाँ पे मेरे एग्जांपल में वाई लिमिटेड, सो अनदर इंडियन एंटिटी हैज रिसीव्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट and such Indian entity is not Indian owned and controlled by resident Indian citizen or is owned or controlled by resident outside India। तो जिस कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिला है, ध्यान देखिए, एक इंडियन एंटिटी को इन्वेस्टमेंट मिला है किसी दूसरी इंडियन एंटिटी से, ठीक है, और वो दूसरी इंडियन एंटिटी जो है वो कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट नहीं है। मतलब वाई लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट मिला है एक्स लिमिटेड से और एक्स लिमिटेड इंडियन ओन्ड और कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसका स्पॉन्सर या मैनेजर इज नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन सिटीजन और इज ओन्ड बाय, सीधी बात है। तो मेरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेरे को इन्वेस्टमेंट किसने दिया है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ने। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैंने ऊपर बताया, REIT, NVIT, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। और इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल का जो स्पॉन्सर है या फिर मैनेजर है, ये स्पॉन्सर और मैनेजर दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, मतलब ये इंडिया के बाहर के लोग हैं। सो अगर ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी कंपनी में फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है विथ रिगार्ड टू फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ इंडियन एंटिटी विच हैज रिसीव्ड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब अच्छा जो रिक्वायरमेंट्स, एक चीज याद रखना, जो रिक्वायरमेंट FDI रिसीव करने के टाइम पे एक एंटिटी को कंप्लाई करनी होती है, सेम जिस एंटिटी ने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया है, बेसिकली वाई लिमिटेड, इसको सारे रूट्स जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के बाद, जो भी कंप्लाइंसेस है वो सारे कंप्लाइंसेस क्या करने हैं, इनको फॉलो करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब बच्चों, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, मतलब एक एंटिटी है वाई लिमिटेड में एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड, के लिमिटेड, बहुत सारी एंटिटीज ने वाई लिमिटेड में पैसा लगाया है। ये सारी फॉरेन एंटिटीज हैं या फॉरेन ओन्ड और फॉरेन कंट्रोल्ड है, भले वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों, मतलब एक एंटिटी जब फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसको इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं मिल रहा है इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर की एंटिटी किसी और एंटिटी में इन्वेस्ट कर रही है और वो एंटिटी फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लैरिटी देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, ठीक है। कि डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये सारे पॉइंट्स हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, ऑल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटी विल बी काउंटेड टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि भाई एक इंडियन एंटिटी को जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंडियन एंटिटी को अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है इंडिया के बाहर से, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दोनों आता है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, ठीक है। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको किसी इंडियन कंपनी से मिला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाई लिमिटेड को किससे मिला है? किसी दूसरी कंपनी एक्स लिमिटेड से, जो एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, या फिर LLP जिसको ओन और कंट्रोल कौन करता है? रेसिडेंट इंडियन सिटीजन या फिर ऐसी एंटिटीज जिनको इंडियन लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसको आप फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे, सीधी बात है। मेरी कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला है, मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिला है, लेकिन कौन सी एंटिटी से? ऐसी एंटिटी से जो फॉरेन ओन्ड, मतलब वाई लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट मिला है, बट कहां से? एक्स लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड इज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। तो हम नहीं मानेंगे कि मेरी एंटिटी को इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। उसके बाद हाँ, लेकिन भैया आपकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिला किससे? मेरी वाई लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट मिला है इन्वेस्टमेंट व्हीकल से, जिसका स्पॉन्सर या फिर मैनेजर एज अ कंपनी और LLP इनकॉर्पोरेट नहीं है। अगर एज अ कंपनी और LLP इनकॉर्पोरेट होगा, स्पॉन्सर और मैनेजर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एज अ कंपनी और LLP मैनेजर इनकॉर्पोरेट नहीं है, मतलब वो इंडिविजुअल है। वो इंडिविजुअल हो सकता है इंडिया का या फॉरेन का है, तो इसमें हम नहीं जानते। सभी बताएगी, ये सभी बताएगी कि आप उसको इंडियन ओन्ड मानेंगे या फॉरेन ओन्ड मानेंगे। अब सभी बोलती कि उसको फॉरेन ओन्ड मान दो, तो फिर हम मान लेंगे कि हमारी इंडियन एंटिटी ने क्या रिसीव किया है? फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझा मैंने क्या बोला? हाँ देखो, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किसका हुआ है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल का। ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल का जो स्पॉन्सर मैनेजर है या स्पॉन्सर है, जो इनके फंड मैनेजर्स हैं या फिर जिन लोगों ने क्रिएट किया है,
दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी और एलपी। तो सेबी बताएगी कि आप इसको इंडियन ओन्ड मानेंगे या फॉरेन ओन्ड मानेंगे। अगर फॉरेन ओन्ड है तो बिल्कुल इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, नहीं है तो अपने को कुछ नहीं करना, सेबी डिसाइड करेगी। उसके बाद अगर इन्वेस्टिंग कंपनी को कौन ओन करता है, नॉन रेसिडेंट एंटिटीज ओन करती हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स लिमिटेड को अगर फॉरेनर्स ओन करते हैं, वो वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट करती है। हम ये मानते हैं कि वाई लिमिटेड को क्या मिला है, फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, हाँ, इफ indirect foreign investment is made in operating cum investment company, indirect foreign investment कौन सी कंपनी में हुआ है बच्चों, एक ऐसी कंपनी मतलब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, और वाई लिमिटेड क्या है, ऑपरेटिंग कम इन्वेस्टमेंट कंपनी। सच इन्वेस्टिंग कंपनी विल बी अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट अप टू लिमिट। बच्चों ये जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वाई लिमिटेड, ये अपनी होली ओन सब्सिडरी में भी क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और आपको एक चीज याद रखनी है, अगर इसमें 30% फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसने अगर अपनी होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम मानते हैं कि होली ओन सब्सिडरी में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट हुआ है जितना ऑपरेटिंग कम इन्वेस्टिंग कंपनी में हुआ है, इफ यू रिमेंबर। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉरेन से फंडिंग लेता है जिस जो ओन्ड और कंट्रोल बाय इंडिया के बाहर के लोगों के द्वारा है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल ओन्ड और कंट्रोल, या इन्वेस्टमेंट व्हीकल का जो स्पॉन्सर और मैनेजर है, जिसको उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडिया के बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, आपकी कंपनी में क्या हुआ है, फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इज कंसीडर्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट शैल कंप्लाई विद सेक्टरल कैप। तो मेरी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट व्हीकल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले रही है, वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसका स्पॉन्सर मैनेजर इंडिया के बाहर का बंदा है, तो मेरी कंपनी को सेक्टरल कैप वगैरह सारी रिक्वायरमेंट्स क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3, AF फंड कैटेगरी 3 विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट शैल मेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, ये तो ऐसे ही है कि KIF कैटेगरी 3 वाला जो है वो फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्हीं एंटिटीज में कर सकता है जहां पे रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सभी के नियमों के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद जिस भी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करे, मतलब इन्वेस्टमेंट व्हीकल का काम यही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करता है, फिर इंडायरेक्टली इंडियन एंटिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉरेन से इन्वेस्टमेंट रिसीव करता है उसको RBI को रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। फिर एडिशनल कंडीशंस क्या है बच्चों, ये कुछ क्या है बच्चों, एडिशनल कंडीशंस है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, ओनर कौन है, ये सब आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के टाइम पे, अगर अप्रूवल रूट का मैटर है तो। उसके बाद इन केस inappropriate voting rights through shareholder agreements are provided to foreign parties, specific approval will be required. फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रपोर्शन में आप उन्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर ने 40% आपके यहाँ पे शेयर्स रखे हैं, बट वोटिंग राइट आप उनको 20% ही दे रहे हो, तो आपको ये गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा। होल्डिंग्स बियॉन्ड सेक्टरल कैप मस्ट बी बेनिफिशियली होल्ड बाय इंडियन सिटीजंस, करेक्ट है। अगर मान लो सेक्टरल कैप 50% है तो फॉरेनर्स 50% ही होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर का जो भी बेनिफिट्स हैं, अभी अब बेनिफिशियल होल्डिंग है वो किसके नाम पे होगी बच्चों, वो इंडियंस के नाम पे होगी, ये तो हमको सबको पता है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर जहां पे सेक्टरल कैप कितना है 49%, वो एंटिटीज बच्चों इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ये रेगुलर क्लास में बहुत झगड़ा किया था आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर, मेरे को याद है। सो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर जहां पे फॉरेनर्स मैक्सिमम 49% होल्ड कर सकते हैं, तो भले ही फॉरेनर्स का 49% है, आप उनको ओनरशिप और कंट्रोल मत देना, हालांकि मिलेगा भी नहीं 49% पे, बट गवर्नमेंट आपको बहुत क्लियरली बोल रही है कि आपको ओनरशिप और कंट्रोल फॉरेनर्स को नहीं देना है, ओनरशिप और कंट्रोल इंडियंस के पास ही रहेगा बच्चों, ठीक है। इंडियन शेयर होल्डर्स के पास 51% रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर में। और उसके बाद the above calculation will not apply to insurance sector and downstream investment by investment vehicle। तो ये जो भी above calculation है बच्चे 51 49 वाला, अभी हम आते लिख के लेंगे, ठीक है। जाओ अंदर बिट्टू, किस चाहिए ला के देते हैं, अभी आप जाओ मम्मा से दीदी से बोल दो। हाँ सब बच्चे ध्यान से
सो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये इंश्योरेंस सेक्टर को ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बाई इन्वेस्टमेंट व्हीकल, बच्चों इसमें तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज, इसमें 2 ही पॉइंट याद रखना है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल का अगर स्पॉन्सर और मैनेजर इंडियन ओन्ड है तो बिल्कुल भी हम उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। इन्वेस्टमेंट व्हीकल अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर एज अ कंपनी और एलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है और वो इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रहा है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अगर एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, एज अ कंपनी और एलपी स्पॉन्सर या मैनेजर इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल के, तो सेबी डिसाइड करेगी कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको इंडियन इन्वेस्टमेंट मानना है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानना है। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी एंगेज्ड ओनली इन इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल ऑफ अदर कंपनी। नो ओनरशिप क्राइटेरिया। नो ओनरशिप क्राइटेरिया का मतलब क्या है? कैन बी ओन्ड बाय एनीवन। सो बच्चों ये पॉइंट्स तो मतलब ठीक ठाक ही हैं, मतलब इसमें उतना कुछ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपने उतना ऊपर के पॉइंट्स कर लिए तो ये तो नॉर्मली एक रीडिंग कर लेना। सो जो कंपनीज बच्चों एनबीएफसीज हैं, जो कंपनीज इंडिया में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टिंग कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो इंडिया में एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेंगी और उसको आगे इन्वेस्ट करेंगी। तो ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो ये 100% एफडीआई रिसीव कर सकती है अंडर ऑटोमेटिक रूट। ये आप ध्यान में खा लो बेटा। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपको पता होगा एनबीएफसी के अंदर एक कैटेगरी होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सीआईसी। सो अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर अदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो इंडियन कंपनीज की कैप, मतलब फॉरेन कंपनीज जो एनबीएफसी हैं और जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है एज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो कंपनीज भी क्या कर सकती हैं बच्चों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं, लेकिन उनके लिए कौन से अप्रूवल, कौन से रूट के अंदर? गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के अंदर। तो मेरी सिर्फ एनबीएफसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी कंपनी अगर एनबीएफसी है, बट एनबीएफसी के अंदर कौन सी कैटेगरी की है? सीआईसी की है। तो मुझे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मैं लूंगा, और उसको अगर मैं दूसरी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मुझे आरबीआई का क्या लेना पड़ेगा? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी एनबीएफसी को वो एक्टिविटीज करनी है जो ऑटोमेटिक रूट, कोई एनबीएफसी है और उस एनबीएफसी को वो एक्टिविटीज करनी है जो ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर्ड है, ठीक है, और आपके पास कोई भी फिलहाल में ऑपरेशंस नहीं है, बस आपने अभी तक कोई भी डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब आप एनबीएफसी हो, आपके यहाँ पे कोई ऑपरेशंस नहीं है, आपने अभी तक कोई डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी नहीं किए, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करना है और आप ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हो जिसके जो ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउड है, तो आप बिंदास ले सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब आपकी नीयत बदल गई, अब आप ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हो जिसके अंदर जिसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट का क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बाय एंटिटीज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट एंटिटीज, सेक्टरल कैप फॉलो करना है। मतलब डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बाय एंटिटीज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट एंटिटीज, इसका मतलब क्या हो गया? सीधी बात है भाई, एक्स लिमिटेड को डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करना है वाई लिमिटेड में, और एक्स लिमिटेड जो है फॉरेनर कंट्रोल करते हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्टरल कैप फॉलो करो, मतलब वाई लिमिटेड का जो भी सेक्टरल कैप एप्लीकेबल है वो आपको फॉलो करना है, आरबीआई को इन्फॉर्म करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करना है, शेयर होल्डर्स ने अग्रीमेंट करना है, शेयर होल्डर्स का अगर रेजोल्यूशन लगता है, आपको पता होगा अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सेक्शन 186 के अंदर शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन लगता है, आरबीआई की प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और जो भी फंड्स आप इन्वेस्ट करेंगे, मतलब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में जो भी पैसे लगाएगी वो फॉरेन करेंसी में लगाना चाहिए, फॉरेन मार्केट से लेके आने चाहिए पैसे। सीधी बात है, क्योंकि एक्स लिमिटेड में तो ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, तो इनके पास फॉरेन करेंसी तो है, तो आपको फॉरेन फंडिंग लगानी है, आपको डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करके वाई लिमिटेड में डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बच्चों। उसके बाद बच्चों डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बाय बैंकिंग कंपनीज। बच्चों इसमें एक चीज याद रखना है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाई लिमिटेड के शेयर्स खरीद रही है, और ये वाई लिमिटेड के शेयर किससे खरीद रही है? फॉरेनर से खरीद रही है। क्यों? क्योंकि वाई लिमिटेड ने कोई लोन वगैरह लिया था
और रीपे नहीं कर पाई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या आ जाएगा, वाई लिमिटेड के शेयर्स आ जाएंगे। तो ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग मतलब एक बैंक किसी इंडियन एंटिटी के जिस एंटिटी में फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया उसके शेयर्स अगर कोई बैंक अक्वायर करता है रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म के थ्रू, तो उसको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट माना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर बैंक किसी कंपनी सॉरी एक मिनट बैंकिंग कंपनी सॉरी हाँ नहीं सॉरी नहीं मैं एकदम सही बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सो अगर एक बैंक किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, एक बैंक किस में इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों, बैंक इज इन्वेस्टिंग इनटू सम इंडियन कंपनी, लेकिन बैंक जानबूझ के इन्वेस्ट कर रहा है, मजबूरी में इन्वेस्ट कर रहा है, मजबूरी में इन्वेस्ट कर रहा है। बैंक ने इंडियन कंपनी जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको लोन दिया था और वो कंपनी लोन को रिपे नहीं कर पाई, तो आप ये मत मानिए, और हो सकता है वो कंपनी फॉरेन ओन्ड हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके शेयर अक्वायर कर रहा है, तो इसको फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी ऐसी मर्जी से नहीं कर रहा है बच्चों। वो क्यों कर रहा है, बिकॉज वो स्ट्रेस एसेट्स को रिस्ट्रक्चर कर रहा है या अपना लोन रिकवर करने के लिए कर रहा है। तो बच्चों ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको बस 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया बस वो याद कर लिया तो आपका डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चों प्लीज मुझे बताइए डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए बच्चों। बच्चों प्लीज हाँ एकदम अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बच्चों ये आपके नोट्स में भी ऐसे ही है क्या बच्चों, ये कि मेरे नोट्स में ऐसा है ये चिपक गया एकदम। कैप्स ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बच्चों, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो सेक्टरल कैप्स के हिसाब से होगा। एंट्री कंडीशंस ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों सेक्टर स्पेसिफिक जो भी कंडीशंस हैं इन्वेस्टमेंट की वो आपको क्या करनी है, कंप्लाई करनी है। कंडीशंस बिसाइड्स एंट्री नॉर्म्स बच्चों, एंट्री नॉर्म्स के अलावा मतलब एक फॉरेन की एंटिटी किसी इंडियन एंटिटी में क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। सो सेक्टरल कैप के अलावा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो सेक्टरल कैप के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी कंडीशंस बच्चों। तो सेक्टर लॉस के अलावा जो सेक्टर स्पेसिफिक लॉज हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए जो लॉज होते हैं उनकी कंडीशंस भी आपको क्या करनी है, कंप्लाई करनी है। और अगर किसी फॉरेन की कंपनी को इंडिया में क्या खोलना है, ब्रांच ऑफिस खोलना है, लीजन ऑफिस खोलना है, प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना है, तो आरबीआई की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये यहां तक आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों 2 मिनट का टाइम लीजिए, बताइए मुझे यहां तक किसी को कोई डाउट है। हेलो हेलो हेलो। नो सर। और अभी ये चैप्टर जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको जैसे ही खत्म हो आपको पूरा ही एकदम अच्छे से रिवाइज करना। एफडीआई का मेरे को आज के बाद से प्रॉब्लम सुनना ही नहीं है कि भाई हमको एफडीआई में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, केसेस विच डू नॉट रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल, एक इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है बच्चों, केसेस दैट डू नॉट रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल। आपका जो जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर अप्रूवल रूट के अंदर था, ठीक है, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद आपको अगली बार वापस से इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या आपको वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जनरल रूल है हाँ लेना पड़ेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था, शायद अप्रूवल लेके किया था, तो आप अगली बार जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो द केसेस दैट डू नॉट रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल। पहला, तो सबसे पहले आप उस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो एंटिटी आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मतलब उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत थी, लेकिन जब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां से गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, एंटिटीज जो सेक्टरल कैप की रिक्वायरमेंट के अंदर भी थे और गवर्नमेंट अप्रूवल के अंदर भी थे, मतलब एंटिटी जिनके ऊपर सेक्टरल कैप की भी रिक्वायरमेंट थी और गवर्नमेंट
अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट थी। बाद में क्या हुआ, बाद में सेक्टरल कैप को खत्म कर दिया गया, या फिर सेक्टरल कैप को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। मतलब पहले जिस एंटिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहां पे 40% का सेक्टरल कैप था, 40% के ऊपर जाना था तो गवर्नमेंट का अप्रूवल था। बाद में उसको 70% कर दिया गया, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किसके लिमिट के अंदर है, 70% की लिमिट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था वो आपने गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ किया था, एज पर प्रेस नोट ऑफ 95 और 2000 में आरबीआई ने जो प्रेस नोट निकाला था उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, मतलब इनिशियली जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपने गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया था प्रेस नोट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 95 और 2005 में जो प्रेस नोट आया था उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया, अप्रूवल लेके किया था। लेकिन बाद में जब आप फ्रेश अप्रूवल कर रहे हैं तो उस रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो इज मेड इनटू एंटिटी, और आप जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उस एंटिटी में कर रहे हो जिस एंटिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, या फिर उसकी होली ओन सब्सिडरी में। और आपका जो नया इन्वेस्टमेंट है वो नीचे लिखी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला, इन्वेस्टमेंट और क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, जो आप अभी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो अभी तक आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब कुछ मिला के 5,000 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी जो इक्विटी होल्डिंग हो जाएगी कंपनी में, फॉरेनर्स की जो इक्विटी होल्डिंग होगी वो अप्रूव लिमिट के अंदर है। तो इन सारे केसेस में आपको फ्रेश अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे बच्चे, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन। बच्चों जो भी आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल वगैरह चाहिए, मोदी सरकार ने सब कुछ क्या कर दिया है बच्चों, ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम कर दिया है। अब आपको पेपरलेस आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अप्रूवल को। अब आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है। दैट वुड डेफिनेटली रिड्यूस करप्शन। नाउ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, सो व्हिच आर द प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। और अगेन बच्चों आईसीएसआई का ये भी क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेक्टर, मतलब मेरी इंडियन एंटिटी कौन कौन से सेक्टर में शामिल है, तो वो एफडीआई रिसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, लॉटरी, चाहे गवर्नमेंट चला रही हो, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोस, चिट फंड, निधि कंपनी, टीडीआरस, रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस आप सबको पता है, रियल एस्टेट बिजनेस में सिर्फ लैंड की डीलिंग आती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं आती। होटल कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद सिगार्स, चिरूट, सिगरेट, मतलब ये जो भी है बच्चों, टोबैको प्रोडक्ट्स और टोबैको के जो सब्सिड्स हैं बच्चों, उन सेक्टर्स में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। उसके बाद ऐसे सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने ओपन ही नहीं किए हैं, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन अदर देन परमिटेड वन, जैसे कई रेलवे स्टेशन के मॉडिफिकेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ किया है, तो उनको छोड़कर। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सब लॉटरी और गैम्बलिंग बिजनेस की, भाई तुम किसी फॉरेनर का ट्रेडमार्क यूज करो लॉटरी गैम्बलिंग बिजनेस के लिए, ये भी अलाउड नहीं है। उसके बाद बच्चों परमिटेड सेक्टर एंड रूट्स, बच्चों ये तो खैर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, रिपीट हुआ है, मैंने शायद ये कट करवाया था, मैंने करवाया था क्योंकि ये रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, पहले हम कर चुके हैं। देखो आपके नोट्स में है या कटा हुआ है? है सर। ये मैंने कटवाया नहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार देख लेते हैं। रूट्स आपको पता है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप टू 49% या सेक्टरल कैप व्हिचएवर इज लेस शैल नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफ अप्रूवल, अगर कोई भी ओनरशिप या कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर हम बात करेंगे बच्चों। उसके सेक्टरल कैप जो भी एफडीआई होगा सेक्टरल कैप के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, जिन सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने, सुनिएगा ध्यान से, जिन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने सेक्टरल कैप नहीं बनाया है, और मतलब कोई ऐसा सेक्टर है जिसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्टरल कैप बताया नहीं है, और प्लस वो सेक्टर प्रोहिबिटेड में भी नहीं आ रहा है, तो बच्चों ये मान लेना उसके अंदर 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। उसके बाद जब मेरी कंपनी में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, जब मैं ये कैलकुलेट करूँ कि भाई मेरी कंपनी में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो बच्चों किसी कंपनी में एलएलपी में, तो बच्चों आपको क्या करना है बच्चों,
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों ही कंसीडर करना है। जैसे मेरी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है और प्रीमियम है 400, तो मैंने फॉरेनर को शेयर 410 रुपए पे इश्यू किया है, तो मैं क्या मानूं मेरी कंपनी में एफडीआई कितना हुआ है, 10 रुपए का, 400 रुपए का, 410 रुपए का? हाँ जी, कितने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है? तो बच्चे याद रखना, जब भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काउंट करते हैं तो फेस वैल्यू और प्रीमियम आपको दोनों ही काउंट करना है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन फॉरेनर ने ये शेयर 410 में खरीद के किसी दूसरे फॉरेनर को 800 रुपए में बेच दिया, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई मेरी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 800 का हुआ है, नहीं, आपकी कंपनी को तो 400 ही मिला, वो आगे कितने में बेच रहा है बच्चों, वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों ये अपन ने ऑलरेडी पॉइंट कवर कर लिया एनबीएफसी वाला ऊपर, ये भी अपन ने ऊपर कवर कर लिया इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बच्चों सेक्टरल कैप और बाकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करने का जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई की सर, वो किसकी होती है बच्चों? वो उस एंटिटी की होती है जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, उसके बाद ये वाला पॉइंट अच्छा है, इन केस रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जिसने इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट किया है, वो अपना ऑडिटर बताता है फॉर मेकिंग द ऑडिट of the company has international network. In this case, the auditor of Indian company shall be done audit in this case audit of Indian company। बच्चे एक मिनट, तो वॉरेन बफेट ने मेरी कंपनी में $5 करोड़ इन्वेस्ट किए और वो अब उसको डाउट है बच्चों कि मैं अकाउंट्स में झोलझाल तो नहीं करता, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में इन्वेस्ट करते तो वो शर्त बताते हैं कि एक ऑडिटर मैं बताऊंगा और वो ऑडिटर इंटरनेशनल नेटवर्क का होगा, मतलब वो इंटरनेशनल ऑडिटर होगा जो मेरे बिहाफ पे कंपनी में ऑडिट करेगा। तो इस केस में ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऑडिटर कम से कम इंडिया का भी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि फॉरेनर ने अगर ऑडिटर बताया तो वही ऑडिटर ऑडिट करेगा, एक ऑडिटर उस केस में इंडिया का भी होना चाहिए, मतलब ऑडिट जॉइंटली होगा। ठीक है, अगर फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी ऑडिटर बताया तो इंडियन ऑडिटर भी क्या करेगा, ऑडिट करेगा, जॉइंट ऑडिट होगा। तो ये याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में फीचर्स ऑफ सेक्टोरल कैप क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज वन बेटा, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मुझे कोई इसका मतलब बता सकता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, व्हाट डज दिस मीन? हाँ जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट व्हीकल का काम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एआईएफ, आरईआईटी, एनवीआईटी, ये फॉरेन इन्वेस्टर से क्या रिसीव करता है, पैसे रिसीव करता है और इंडियन एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, राइट, यही करता है इन्वेस्टमेंट व्हीकल। सो जब फॉरेनर्स अपना पैसा कहाँ डालते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल में डालते हैं, तो क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? पहला बच्चों, इंडिया के बाहर के इंसान या इंडिया के बाहर की एंटिटीज बिंदास होके इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आरबीआई के रेगुलेशंस को फुलफिल करके, बात खत्म, नंबर 1। नंबर 2, सीधी बात है, जब इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉरेनर से क्या लेगा, पैसे लेगा, तो उसके बदले क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉरेनर्स को क्या इश्यू करता है, यूनिट इश्यू करता है। अब फॉरेनर्स क्या कर सकते हैं, इन यूनिट्स को अपने पास होल्ड भी कर सकते हैं और वो चाहें तो किसी दूसरे फॉरेनर को या किसी इंडियन को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और फॉरेनर चाहे तो इन यूनिट्स को रिडीम भी करवा सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट व्हीकल में $5 करोड़ इन्वेस्ट किए, 2 साल के बाद उसका इन्वेस्टमेंट $10 करोड़ का हो गया। इन्वेस्टमेंट व्हीकल के यूनिट्स का प्राइस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल जहां पे जिन एंटिटीज में इन्वेस्ट करेगा, अगर उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, उनका वैल्यूएशन बढ़ता है, तो यूनिट्स का भी वैल्यूएशन बढ़ता है, सेम जैसे म्यूचुअल फंड का होता है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स उन यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अगेन मैं 6वीं बार पॉइंट रिपीट करूंगा, जिसका स्पॉन्सर या मैनेजर ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल किसी इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट करती है, तो हम मानते हैं कि इंडियन एंटिटी में क्या हुआ है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। एआईएफ कैटेगरी 3 शैल मेक इन्वेस्टमेंट ओनली इन द सेक्टर जहां पे एफपीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और मोड ऑफ पेमेंट वगैरह, ये जो इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, ये किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसे लाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब आरबीआई बताएगा कि भाई वो इनवर्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे लाएंगे,
डेबिट टू एनआरई अकाउंट होगा, जो भी तरीका होगा ये आरबीआई स्पेसिफाई करेगा, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप चीजें क्लियर थी यहाँ तक और ये सेशन यूजफुल रहा बच्चों। एफडीआई अभी थोड़ा सा बेटा अभी नहीं करना बच्चों, यहाँ तक का सेशन क्लियर था? थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा चीजें आसान लगी हैं? यस सर। अब मुझे ये मत बोलना कि यार सर एफडीआई डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, मैं इसको ऐप पे भी अपलोड कर देता हूँ, जो बच्चे नहीं देख पाए। यहाँ तक चीजें आसान थी। देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर सकता है, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, ये 4 से 5 चीजें मैंने आपको कवर करके दी हैं। ठीक है, और यही इतने में से मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है वो इतने ही से ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, हैव अ ग्रेट टाइम। और प्लीज बच्चों पढ़िए, 12 से 15 घंटे की अभी आप सिटिंग निकालिए। आने वाले 10 डेज में आप सब अपना पोर्शन अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट कर लिए बच्चों। बैकलॉग सब खत्म कर दीजिए बच्चों। ठीक है, 28 नवंबर तक का टाइम ले लीजिए, 15 नवंबर तक सब कुछ खत्म कीजिए। चलिए बच्चों, बस करें आज के लिए। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस you, sir. एवरीवन, गॉड ब्लेस एवरीवन। और बच्चों अभी हम बहुत सारे सेशंस लेंगे, बस कनेक्टेड रहिए। ठीक है, लव यू एवरीवन, प्लीज अपना ध्यान रखिए और बहुत तोड़ के पढ़ाई कीजिए। चलो ग्रेट, बाय बोल लो। बाय बाय। चलो बाय। बाय बाय।